हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मिडवाइफरी के जो सीरीज चल रही है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितना भी पिछला क्लास का वीडियो है वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको जो है मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारा VVI क्वेश्चन रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और आप लोगों को पता ही रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग जो इसको मिस नहीं कीजिएगा और आगे का क्लास करते रहिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मिडवाइफरी जो है BTS ANM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें तो मिडवाइफरी से ही आता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों का फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे जो है वो आप लोगों का सफलता बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें BTS ANM का जो है वो तैयारी कराया जाता है। और फास्ट इन्फॉर्मेशन का वो ऐप भी है, वो प्ले स्टोर से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बैच लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सफलता बैच जो है BTS ANM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बैच के अंदर आप लोगों के ANM का जितना भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मिलाकर 6 सब्जेक्ट होता है, तो वो 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, आप लोग को GK GS पढ़ाया जाएगा। यानी कि BTS ANM का जितना भी सिलेबस है, जितना कुछ पूछा जाता है, जहाँ से पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वो सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या फिर जो है कोर्स को परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। चंदन सर का नंबर है, आप लोगों को उससे रिलेटेड जो कुछ भी परेशानी होगी वो सॉल्व कर देंगे। इसीलिए आप लोग इस पर कॉल कर लीजिएगा। और कोर्स भी आप लोगों का एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो वो जो है एक्टिव कर देंगे, इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है मिडवाइफरी की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग किए हुए थे और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बाकी है। तो चलिए उन्हीं को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से बाकी था वहीं से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है। यानी कि रक्त में जो HCG होता है, HCG इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए। पिछले क्लास में आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताए थे, तो आप लोग इसका कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है। देखिए HCG जो है वो एक हार्मोन है जो कि सबके ब्लड में पाया जाता है, लेकिन जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके ब्लड में जो है ये HCG का मान जो है वो बढ़ जाता है। HCG का मान बढ़ने के कारण ही ये पता चल पाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि उसमें जो है HCG का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, उसमें यूरिन के उसका जो यूरिन होता है उसमें भी HCG जो है वो प्रेजेंट पाया जाता है। जो एक ऐसी नॉर्मल जो फीमेल होती है उसके यूरिन में जो है HCG जो है वो जो है नहीं पाया जाता है, अब्सेंट होता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट होती है उनकी जो है यूरिन में भी जो है HCG की मात्रा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो है प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, तो उसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो है वो HCG का वो हार्मोन स्रावित होने लगता है। और यही जो है यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, जिससे जी एक परीक्षण किया जाता है, किट के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। तो ये जो 2 लाइनें बनती है वो HCG के उपस्थिति के कारण ही ये लाइनें बनती है, और इसी से पता चल पाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो 2 लाइनें बन जाता है उस किट के अंदर। तो
ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि HCG का मान जो है अधिकतम जो है कब पहुंच रहा है। तो गर्भावस्था के 10 से 30 दिन के बीच, 60 से 70 दिन के बीच, 4 से 6 महीना के बीच, 4 से 5 दिन के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70 दिन के बीच जो है वो अधिकतम जो है इसका सबसे ज़्यादा मान जो है हो जाता है HCG का मान 60 से 70 दिन। यानी कि क्या, मान लीजिए आप लोग 2 मंथ अप्रॉक्स में आप लोग मान सकते हैं कि 2 मंथ के बाद जो है HCG का मान जो है वो सबसे अधिकतम होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन गर्भावस्था का उच्च रक्तचाप विकार है। देखिए रक्तचाप मतलब क्या, रक्तचाप यहाँ मतलब ये हुआ ब्लड प्रेशर, यानी कि इसको जो है शॉर्टकट में BP भी कहते हैं रक्तचाप को। कहीं कहीं जो है वो रक्त दाब भी लिखता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। एक्लेम्सिया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक्लेम्सिया में विकार ये जो है BP बढ़ जाता है, या फिर प्लेसेंटिया प्रीविया में, या फिर हाइपरमेसेसिया ग्रेविडर में, या अस्थानिक गर्भावस्था में। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा। कमेंट में पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद से इसका आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि 2 तरह का ये होता है, एक होता है एक्लेम्सिया और एक होता है प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया किसे कहते हैं और प्री एक्लेम्सिया किसे कहते हैं। देखिए प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दोनों में ही BP बढ़ जाता है, लेकिन BP के साथ साथ उसमें जो है कुछ और कंडीशन आ जाते हैं जिसको जो है एक्लेम्सिया कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया में केवल BP हाई हो जाता है, ठीक है, लेकिन BP हाई के साथ साथ उसमें उसके पैर में सूजन आ जाता है, या फिर जो है उसके यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हीं सब जो कारण को मिलाकर वो एक्लेम्सिया का, इसको एक्लेम्सिया के रूप में रख लेंगे, उसको एक्लेम्सिया के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ BP बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ BP हाई होता है, तो वो जो है एक्लेम्सिया का लक्षण, प्री एक्लेम्सिया का लक्षण है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है अति वृद्धि हो जाती है। उस हार्मोन की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका देखिए आप लोग ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो टेस्टोस्टेरोन तो ऐसे ही ऑप्शन से कट जाएगा, क्योंकि जो है ये फीमेल में नहीं पाया जाता है जबकि ये मेल में पाया जाता है। बचा HCG और फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो HCG के बारे में आप लोगों को बताएं कि HCG क्यों होता है, किसके लिए होता है, और फिर बचा 2 ऑप्शन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के माध्यम से जो है जो भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ब्रेस्ट का जो है वो आकार बढ़ जाता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है एक एस्ट्रोजन का जो है हार्मोन एक का स्रावित होना, अधिक स्रावित होना। स्रावित तो एक फीमेल में होती है, फीमेल में भी होती है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो है इसका जो है कुछ ज़्यादा ही स्राव होने लगता है, जिसके कारण से जो है स्तन में कुछ ज़्यादा ही जो है वो वृद्धि होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो है समय बहुत है, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। अच्छा से पढ़िए लेकिन डिटेल में पढ़िए। गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है। देखिए गर्भकालीन आयु की गणना कब से की जाती है, कहने का मतलब ये है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो है गर्भावस्था की काल जो है वो कब से आप लोग काउंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन, आखिरी माहवारी का 14वां दिन। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी माहवारी का जो है
वो पहला दिन से जो है गर्भकालीन की गणना की जाती है। देखिए कैसे काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसका आखिरी जो है माहवारी कब आया हुआ था, मान लीजिए कि 11 जुलाई को उसको आया हुआ था। 11 जुलाई से जो है वो MC स्टार्ट हुआ था, तो वो जो है गर्भकालीन की गणना जो है 11 जुलाई से ही किया जाएगा। 11 जुलाई से ही किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आखिरी माहवारी यही हुआ 11 जुलाई, और फिर 11 जुलाई के बाद उसको जो है कोई भी पीरियड नहीं आया, तो वो 11 जुलाई को पीरियड आया था, तो वो 11 जुलाई से ही उसका गर्भकालीन का जो है वो काल हम लोग काउंट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का जो है, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का जो है नरम होना कहलाता है। यानी गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का यूट्रस सर्विक्स का नरम होना क्या कहलाता है? जैमियर लक्षण, ओसिंडर लक्षण, की गुडेल लक्षण या फिर हैंगर लक्षण? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडेल लक्षण। यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का जो सर्विक्स है वो जो है नरम हो जाती है, यानी मुलायम हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको गुडेल साइन बोलेंगे, गुडेल लक्षण बोलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना जाने कितना जो है ये बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी यूट्रस का सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट हो जाता है तो ये एक जो है प्रेग्नेंट लेडी का जो है वो एक साइन है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, लाइटनिंग। ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइटनिंग आखिर, और एक होता है क्विकनिंग। लाइटनिंग और क्विकनिंग, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही रहता है। ठीक है, हिंदी में यही, इसी को लाइटनिंग लिख देगा ऐसे, इसी को, और फिर इंग्लिश को भी ऐसे ही। इसका हिंदी इंग्लिश एक ही रहता है। लाइटनिंग और क्विकनिंग की बात करें तो ये जो है तीसरा जो है यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ये शुरू होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? 29 से 14 सप्ताह तक थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, ट्राइमेस्टर मतलब तिमाही, यानी पहला तिमाही हो गया, पहला तिमाही, और फिर जो है दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। टोटल जो है कितने तिमाही होते हैं? 3 तिमाही होते हैं, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर होता है। पहला तिमाही आप लोग याद रखिएगा कब से कब को बोलेंगे? 0 से 12 सप्ताह तक जो है वो पहला तिमाही चलता है। और दूसरा तिमाही कब चलता है? 13 से 28 सप्ताह तक ये रहता है। और फिर तीसरा तिमाही कब बोलेंगे? 29 से 40 सप्ताह तक जो है वो तीसरा तिमाही। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देगा कि जो है दूसरा तिमाही कब से कब तक स्टार्ट रहता है, तो 13 से 28 सप्ताह तक ये जो है दूसरा तिमाही स्टार्ट रहता है। तो ये जो है लाइटनिंग और क्विकनिंग की बात करें तो लाइटनिंग और क्विकनिंग कब स्टार्ट होता है ये आप लोग बताइए। अभी बताए हुए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा। तो देखिए ये जो है तीसरी तिमाही में स्टार्ट होता है लाइटनिंग और क्विकनिंग। तो लाइटनिंग कब स्टार्ट होता है? तीसरी तिमाही कब से कब तक रहेगा? 29 से 40 सप्ताह तक। तो 29 से 40 सप्ताह तक ये रहता है। और लाइटनिंग स्टार्ट होता है 38वीं सप्ताह पर। 38वीं सप्ताह पर होता ये है कि जो पेल्विक कैविटी होता है, आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये देखिए फीमेल जो है ये पेल्विक का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये क्या है? पेल्विक। इसी को जो है कैविटी मतलब किसको बोलते हैं? कैविटी मतलब एक गुहा होता है, यानी कि क्या? खाली जगह, खाली जगह को ही कैविटी बोलेंगे। तो ये हो गया फीमेल कैविटी, पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। ठीक है, यही है पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में जो है ये नीचे सरक जाता है। जब भ्रूण नीचे सरक जाता है तो यूट्रस भी नीचे आ जाता है उसके साथ साथ। जब यूट्रस में ही बच्चा रहता है
तो जब जब जो है भ्रूण वो नीचे आएगा तो यूट्रस भी नीचे आने लगता है, तो नीचे आ जाता है यानी कि पेल्विक में आ जाता है, पेल्विक कैविटी में आ जाता है। तो जो भी फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसको सांस लेने में आसानी लगने लगती है। जब तक यूट्रस में रहता है बच्चा ग्रोथ करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो है 38वें सप्ताह में जो बच्चा जो है नीचे सरक कर फीमेल जो है पेल्विक कैविटी में आ जाता है, तो यूट्रस भी नीचे आ जाता है, जिससे जो है फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको आसानी से सांस लेने में आसानी होने लगती है, उसको लाइटनिंग यानी हल्का महसूस होने लगता है। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि उसको लाइटनिंग यानी हल्का महसूस होने लगेगा कब, जब बच्चा जो है वो पेल्विक में आ जाएगा, पेल्विक कैविटी में आ जाएगा, तो यूट्रस भी उसके साथ में आ जाता है, तो जिससे फीमेल को जो है सांस लेने में आसानी होने लगती है, यानी लाइटनिंग हल्का महसूस होने लगता है। तो उसी को जो है लाइटनिंग बोलेंगे। क्विकनिंग किसे बोलेंगे? देखिए क्विकनिंग बोलेंगे, देखिए क्विकनिंग भी तीसरे मतलब तिमाही में ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि 29 से 40 सप्ताह तक। तो उसी बीच जो है भ्रूण की जो गतिविधि होती है वो तेज़ हो जाती है। जैसे कोई बोलता है कि मतलब कि पैर मारता है, तो वही हो गया क्विकनिंग, यानी कि गतिविधि जो वो करने लगता है भ्रूण जो है उसी को क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है, इसी को क्विकनिंग बोलेंगे। चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय परीक्षण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो टेस्ट है जो गर्भाशय के लिए नहीं किया जाता है, गर्भावस्था के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, एलिजा परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, रेडियो इम्यूनेसे परीक्षण और फिर क्लोरे इम्यूनेसे परीक्षण। तो इसमें से आप लोग राइट आंसर बताइए कि क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट परीक्षण, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बात करते हैं आखिर बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों किया जाता है, जब गर्भावस्था परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है तो ये क्यों किया जाता है? ये जो है यूरिन में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाता है, यानी शर्करा का पता लगाता है कि आखिर जो है यूरिन में कितना % जो है वो शर्करा है। ठीक है, और फिर जो है एलिजा परीक्षण है, और फिर रेडियो इम्यूनेसे टेस्ट है, और फ्लोरे इम्यूनेसे टेस्ट है। ये सारे जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के लिए किया जाता है। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए जो है कौन कौन सा टेस्ट होता है आप लोगों को बता देते हैं। एक होता है AIT। ठीक है, AIT इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म होता है एगुलूटिनेशन इनहेबिटेशन टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एगुलूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। AIT जो AIT टेस्ट किस लिए किया जाता है? गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कि वो कोई लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं। एक होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आप लोग याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म जो है कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोगों को लिए लिख देते हैं एंजाइम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट और फिर ऐसे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और तब तक हम इसको मिटा देते हैं, और फिर इसका एक ऐसे। ठीक है, यह है ए। इसका एलिजा का फुल फॉर्म क्या हो गया आप लोगों का? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एक होता है RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो इम्यूनो और फिर हो जाएगा ऐसे। ये भी जो है प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है इससे।
एक होता है DAT, डाट, DAT, डाट। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट। ये जो है कैसा होता है डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट, ये सबको पता होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है HCG का इसी में जो है मात्रा का पता लगाया जाता है, ठीक है। एक होता है टू साइट सैंडविच इम्यूनो एसे, ये एक प्रकार का कार्ड टेस्ट होता है। कार्ड टेस्ट है ये जो है एक प्रकार का कार्ड टेस्ट है, आप लोग देखे होंगे। ये एक प्रकार का ऐसा संरचना वाला होता है, ऐसा यहाँ पे गोल टाइप का यहाँ S लिखा रहता है, 2 लाइनें बनी रहती है, ठीक है। यही एक कार्ड टेस्ट है। इसमें कई प्रकार का जो है वो किट जो है मार्केट में मिलते रहता है अलग अलग प्रकार का, तो ये एक प्रकार का इसको कार्ड टेस्ट बोलेंगे, 2 साइट सैंडविच इम्यूनो एसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है? क्विकनिक, फंडस ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति, मेंटोगोमरी टडबर्कल, भ्रूण के दिल की आवाज़ का पता लगाना। देखिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की क्विकनिंग। तो क्विकनिंग जो है वो क्विकनिंग आप लोगों को बताए थे, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्विकनिंग आखिर किसे बोलेंगे। तो यह क्विकनिंग जो है वो दूसरे तिमाही में ही स्टार्ट होता है। दूसरे तिमाही में कब से स्टार्ट होगा? यानी 18 सप्ताह पे ये जो है प्रकट होता है, यानी कि 18 सप्ताह पे ये स्टार्ट होने लगता है क्विकनिंग। फंडस ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति, यानी फंडस का ऊंचाई जो है वो सुनिश्चित हो जाती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंडस ऊंचाई जो है दूसरे सप्ताह के बाद भी जो है वो बढ़ते रहता है। और ये सब दिल की आवाज़ का पता लगाना, ये सब भी दूसरे सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है ये सारा चीज़। लेकिन फंडस की ऊंचाई जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाता है, वो जो है अभी जो है दूसरे से तीसरे तिमाही में भी वो बढ़ते जाता है आगे तक। तो इसलिए वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करते हैं? बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है। लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की प्रस्तुति जो है वो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसी को जो है भ्रूण की प्रस्तुति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन अब जो है हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ना है, बल्कि क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में पढ़ना है कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूट नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।